Welcome, students. Today we are going to discuss our chapter of political science from class 9th. The name of the chapter is Constitutional Design. तो ये जो हमारा चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, इसके स्टार्टिंग में हमें साउथ अफ्रीका का एक एग्जाम्पल मिलता है। साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में एक कंट्री है और इस कंट्री में एक अलग तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम प्रैक्टिस होता था जिसको कहा जाता है अपार्थीड। तो अपार्थीड एक ऐसा सिस्टम था जिसमें साउथ अफ्रीका में रहने वाले जो ब्लैक्स और जो वाइट्स या यूरोपियन लोग थे उनके बीच में भेदभाव किया जाता था। इट वॉज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, क्योंकि जो ब्लैक्स थे, जो अफ्रीकन थे, वो ब्लैक कलर के थे और जो यूरोपियंस थे उनका जो स्किन कलर है वो लाइट कॉम्प्लेक्शन था। तो उनके बीच में जो है साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। भेदभाव का, डिस्क्रिमिनेशन का जो लेवल था वो इतना हाई था कि ब्लैक्स और वाइट के लिए जो है अलग अलग एरियाज़ बने हुए थे। जो शहर होते थे, सिटीज़ थी, उसमें ब्लैक पीपल के अलग एरियाज़ थे और वाइट्स के लिए अलग थे। और जो ब्लैक्स थे उनको वाइट एरियाज़ में रहने की परमिशन नहीं थी, और अगर वो वाइट एरियाज़ में विज़िट करते थे, कई सारे कामों के लिए करना पड़ता था, तो इसके लिए उनको अलग से परमिट दिए जाते थे। एंड विदाउट परमिट अगर वो वहाँ विज़िट करते हैं तो उनको अरेस्ट किया जा सकता था। उसके लिए जो पब्लिक फैसिलिटीज़ थी जैसे कि ट्रेन्स, बसेस, टैक्सी, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल, पब्लिक टॉयलेट, ये जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज़ थी इसमें ब्लैक्स और वाइट के लिए अलग अलग सेक्शंस होते थे। जैसे ट्रेन्स में जो है ब्लैक के कोचेज़ अलग होंगे, वाइट्स के अलग होंगे, और सेम बसेस में, हॉस्पिटल्स में, होटल्स में, इवन स्कूल्स में बच्चों के साथ। तो जो वाइट के जो एरियाज़ थे वहाँ पे ब्लैक्स को बिल्कुल अलाउड नहीं था। इवन जो चर्चेज़ होते थे जहाँ पे वर्शिप के लिए ये लोग जाते थे, वहाँ पे भी जो है वाइट और ब्लैक के लिए अलग अलग चर्च थे। अब क्योंकि ये एक अनजस्ट, अन्यायपूर्ण सिस्टम था, तो इसके विरुद्ध जो है एक आंदोलन स्टार्ट हुआ। 1950s का जो दशक था वहाँ से जो ब्लैक कलर्ड पीपल और जो इंडियंस थे उन्होंने इस पूरे सिस्टम को अपोज करना स्टार्ट किया, और एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसने लीडरशिप दी। तो एक बहुत लंबा इसके लिए संघर्ष चला, और एक बहुत प्रसिद्ध जो लीडर रहे इस पूरे मूवमेंट के, नेल्सन मंडेला। तो 1964 में नेल्सन मंडेला को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सज़ा दी गई अपार्थीड सिस्टम को अपोज करने के लिए। तो ये जो अपार्थीड गवर्नमेंट थी वहाँ की, साउथ अफ्रीका की, इसने बहुत सख्ती के साथ इस सिस्टम को लागू किया हुआ था। जो ब्लैक थे उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं था, और इस सारे अन्यायपूर्ण सिस्टम का जब अपोज हुआ, जब इसका विरोध लोगों ने किया और बड़ी संख्या में किया, जबकि जो ब्लैक पीपल थे वो मेजॉरिटी में थे, ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, और जो वाइट्स थे वो माइनॉरिटी में थे, लेकिन फिर भी पूरी गवर्नमेंट पे, पूरे सिस्टम पे जो है वाइट्स का अधिकार था। तो इस पूरे मूवमेंट के बाद जो वाइट गवर्नमेंट थी उसने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किया, और नेल्सन मंडेला को जो है रिहा कर दिया गया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 28 साल, 28 ईयर्स उन्होंने जेल में काटे, और फिर उन्हें रिहा किया गया। साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई। 26 अप्रैल 1994 से साउथ अफ्रीका में अपार्थीड सिस्टम बंद कर दिया गया और वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया
अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्म्ड, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो भेदभाव था उसकी जगह पे सिटीजन्स को बराबर माना गया और सिटीजन्स को राइट दिए गए। बहुत ज़्यादा जो फंडामेंटल राइट्स जिस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिले हुए हैं, उसी तरीके से हर नागरिक को अधिकार दिए गए, चाहे वो ब्लैक हैं या फिर वाइट हैं। तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज साउथ अफ्रीका में आया। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि लोगों ने इतना लंबा संघर्ष किया किसके लिए, ताकि इस पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज हो। और वो चेंज किस तरीके से आया, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, साउथ अफ्रीका के लिए एक नया संविधान बनाया गया। तो सवाल ये है कि संविधान की आवश्यकता क्या है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी ज़रूरत क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए कई तरीके से आवश्यक है। देखिए, अगर हम उसे पॉइंट वाइज देखते हैं तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग तरीके के जो लोग होते हैं जो किसी कंट्री में रहते तो साथ हैं, लेकिन उनके इंटरेस्ट एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। जैसे ब्लैक्स के और वाइट्स के थे, तो उनके बीच में जो टेंशन है, जो जो एक संदेह है एक दूसरे के प्रति, उस संदेह को कम करना और एक विश्वास को बढ़ाना, जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये जो अलग अलग तरीके के लोग हैं इनके बीच में एक भरोसा कायम करना, एक विश्वास कायम करना, ताकि वो एक साथ रहें और सद्भाव के साथ रहें। तो पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन ये काम करता है। दूसरी चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन ये क्लियरली मेंशन करता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, किस तरीके का प्रोसीजर फॉलो होगा, गवर्नमेंट का क्या फॉर्म होगा, किस व्यक्ति के पास या किस पद में क्या क्या शक्तियाँ, कौन कौन सी पावर्स होंगी, कौन कौन से डिसीज़न लेगा, ये सारे जो रूल्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन रहते हैं। तीसरी चीज़ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उस पर एक लिमिट्स लगाता है, उस पर एक कंट्रोल रखता है। अदरवाइज़ क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट अनकंट्रोल तरीके से वर्क कर सकती है और किसी भी सिटीज़न को, क्योंकि सिटीज़न जो है वो गवर्नमेंट के कंपैरिजन में अगर हम डायरेक्टली देखें तो वीक हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज़ कर सकती है किसी भी सिटीज़न के अगेंस्ट में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से सेफगार्ड करता है, वो इंडिविजुअल्स को राइट देता है, सिटीजन्स को राइट देता है और गवर्नमेंट को उसकी पावर का मिसयूज़ करने से रोकता है। और जो फोर्थ पॉइंट है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक अच्छी सोसाइटी बनाने की कोशिश करता है। किस तरीके से, कैसी सोसाइटी, जैसा लोगों के एस्पिरेशंस हों, जो लोगों की इच्छा हो, जैसा लोग अपने समाज को बनाना चाहते हैं, नागरिक अपने देश को जैसा बनाना चाहते हैं, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस काम में उनकी हेल्प करता है, उस देश को वैसा बनाने की कोशिश करता है जैसा कि लोग चाहते हैं, जैसे लोगों के एस्पिरेशंस हैं। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू फुलफिल होते हैं। इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है, एक संविधान आवश्यक होता है। अब जब संविधान की बात करें तो भारत का जो संविधान है वो हम जानते हैं कि दैट इज़ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और ये संविधान तब बनाया गया जब भारत को विदेशी शासन से आज़ादी मिली, अंग्रेज़ों के शासन से जब हमें इंडिपेंडेंस जब हमें मिली तो ये संविधान बनाया गया। लेकिन इसके बनने के पीछे एक देयर इज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री, एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। जैसे कि हम अगर इसकी अर्ली फेजेस को देखें तो 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी के ही 8 दूसरे नेताओं ने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया था। 1928 में भारत को आज़ादी नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी हमारे नेताओं ने भारत के संविधान का एक ड्राफ्ट, एक रफ एक डिज़ाइन तैयार किया कि ऐसा संविधान भारत का रहेगा। 1931 में जब कांग्रेस का कराची सेशन चल रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उसमें ये रिजोल्यूशन, ये निश्चय, प्रपोज़ल ये पास किया गया कि जो भारत का, आज़ाद भारत का जो संविधान होगा
वो किस तरीके का होगा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मस्ट होनी चाहिए। तो एक एग्रीमेंट लीडर्स के बीच में एक डेवलप हुआ। तो कुछ जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, किसी भी संविधान की कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिस पे वो संविधान बेस्ड होता है। तो उसी तरीके से हमारे संविधान की जो बेसिक वैल्यूज़ हैं वो संविधान बनने से बहुत पहले डिसाइड हो चुकी थी। ये जो लंबा एक पीरियड चला था जिसमें कि ब्रिटिशर्स को अपोज़ किया गया, उनके रूल को अपोज़ किया गया, तो इन सारी चीज़ों की जो जो वैल्यूज़ थी वो बहुत लंबे समय से डिसाइड हो रही थी। और एक जो फ्रीडम मूवमेंट जो चला था उस पूरे टाइम में ये सारी वैल्यूज़ डिसाइड हुई। ओके, नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं। भारतीय संविधान जिस तरीके का आज हम देखते हैं, इसके कई सारे कुछ पिलर्स होंगे जिस पे ये बेस्ड होगा, कुछ आइडियल्स जो किसी अलग अलग स्रोत से लिए गए हैं। तो ये कौन कौन से स्रोत हैं जहाँ से भारतीय संविधान अपना आधार लेता है। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा स्रोत है वो है हमारा नेशनल स्ट्रगल, जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन जो चला था, जिसे हम इंडिपेंडेंस के लिए, जो हमारी आज़ादी थी, आज़ादी के लिए जो हमारा एक लंबा संघर्ष चला, और उसमें बहुत सारी और दूसरी चीज़ें, सामाजिक सुधार, ये सब चीज़ें भी थी। तो इसमें जो वैल्यूज़, जो बेसिक वैल्यूज़ थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आधार बनी। दूसरी चीज़ कि जो ब्रिटिशर्स का बनाए हुए जो रूल्स थे, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के लिए एक रूल बनाया 1935 में, और इस आधार पर 1937 में चुनाव कराए गए और राज्यों को कुछ शक्तियां दी गई। तो ये एक बहुत बड़ा एक्ट था, और इस एक्ट में बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किए गए थे। कुछ संस्थाओं को बनाया गया था, उनकी शक्तियों को डिफ़ाइन किया गया था। तो ये जो 1935 का जो एक्ट बना, ये एक बहुत बड़ा बेस था भारतीय संविधान का, और भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो 1935 के इस एक्ट से आता है। इसके बाद जो फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके जो आइडियल्स हैं, जैसे कि हमने हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़े भी हैं, तो जो आइडियल्स हैं, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वलिटी, ये सब चीज़ें जो हमारे आदर्श, जो हमारे संविधान के भी आदर्श बने, ये सब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए। और इसके बाद जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी कई तरीके की हो सकती है। तो भारत में जो संसदीय तरीके की जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो वो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। उसके बाद जो बिल ऑफ राइट्स जो यूएस के संविधान में है, बिल ऑफ राइट्स का मतलब है कि जो जैसे हमारे संविधान में जो मूल अधिकार लोगों को दिए गए हैं, तो वो मूल अधिकार जो है, वो आइडियल जो है, वो हमने बिल ऑफ राइट्स से लिया है, यूएस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। उसके बाद जो रूस में समाजवादी क्रांति हुई, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन, इसके आइडियल्स जो थे, इक्वलिटी, एक सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, तो भारत के बहुत सारे जो नेता थे जिन्होंने संविधान सभा में भाग लिया, संविधान के बनाने में जिनका योगदान रहा, तो वो रूस की इस क्रांति से बड़े प्रभावित हुए, और उन्होंने रूस की क्रांति से अपनी जो प्रेरणा थी वो ली। तो ये सारे हमारे भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं वो हैं। इसके बाद संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान बनाने का जो कार्य है वो एक संविधान सभा के द्वारा किया गया, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये किस तरीके से फॉर्म हुई, ये एक इलेक्टेड बॉडी थी। इसके लिए चुनाव किए गए। चुनाव किस तरीके से किए गए? जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि
संविधान सभा के लिए चुनाव हुए और इसके बाद दिसंबर 1946 में इसकी पहली मीटिंग आयोजित की गई। इस संविधान सभा ने भारतीय संविधान की रचना करी। इसमें 299 मेंबर्स थे, 299 मेंबर्स थे और इसी संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया और इसको इम्प्लीमेंट किया गया, इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 से। इसे एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 से। 2 महीने का एक गैप रखा गया। इसके पीछे भी एक कारण है कि 26 जनवरी का जो तारीख है, इसे बहुत पहले ये डिसाइड हुआ था। जो कांग्रेस का लाहौर सेशन था, उसी में ये निश्चय किया गया कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए और उसके लिए जो है एक स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को हर साल मनाया जाएगा। लेकिन जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो वो 15 अगस्त का दिन अंग्रेज़ों ने इसके लिए निश्चय किया। तो 26 जनवरी को भी याद रखने के लिए, जबकि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार था, लेकिन 26 जनवरी की जो तारीख थी, इसको अमर बनाने के लिए, इसको याद रखे जाने के लिए इसे इस दिन से इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया। संविधान सभा में भारत के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग जातियों, अलग अलग वर्ग, अलग धर्म, अलग पेशे और एक दूसरे से बहुत हद तक जो डिफरेंट थे, जो अलग अलग लोग थे, वो सब इसके मेंबर बने, सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया और एक काफ़ी लंबे समय तक, ऑलमोस्ट 3 साल का समय इसमें लगा था। अगर हम एग्जैक्ट देखें तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, तो ऑलमोस्ट 3 साल का एक समय, जिसमें कि बड़े सिस्टमेटिक, बड़े प्लान तरीके से एक डिबेट चला। सबसे पहले ये डिसाइड किया गया कि संविधान के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्या होंगे। उसके बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई और ड्राफ्टिंग कमेटी को ये काम सौंपा गया कि वो संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार करें। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, बहुत बड़ा उनका योगदान इसमें रहा। उसके बाद डिस्कशंस का एक लंबा दौर चला, क्लॉज बाय क्लॉज, एक एक लाइन पे, एक एक पैराग्राफ पे चर्चा की गई और 2000 से ज़्यादा जो संशोधन थे वो उनका सुझाव दिया गया और फिर फाइनली इस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया गया इन सारे सुझावों के आधार पे। और संविधान सभा में जो भी शब्द बोले गए, जितना भी बहस हुई, जितना डिस्कशन हुआ, उसका पूरा रिकॉर्ड रखा गया। वह पूरा जो डिबेट्स हैं वो सारे लिखित फॉर्म में उपलब्ध हैं और इनको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। भारतीय संविधान जब तैयार हुआ, जब अब उसके फाइनल फॉर्म में वो अडॉप्ट किया गया, तो उसमें कुछ जो वैल्यूज़ हैं, जिन मूल्यों की हम बात करते हैं, वो कौन सी वैल्यूज़ हैं हमारे संविधान में, ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं और इनको हम कहाँ आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमें पता चलती हैं महात्मा गांधी की स्पीच जो उन्होंने दी है। बुक में आप देखिए, महात्मा गांधी की जो स्पीच है वो दी गई है, BR अम्बेडकर की स्पीच दी गई है, जवाहरलाल नेहरू की स्पीच दी गई है। इन सारी स्पीचेस को जब हम पढ़ते हैं तो हमें इनमें एक कुछ वैल्यूज़ मिलती हैं। तो यही वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे संविधान की बेसिक गाइडिंग वैल्यूज़ हैं। हम एक ऐसे भारत का सपना देखते हैं। इन सारी स्पीच को आप पढ़िएगा और जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इन सब में एक ऐसे समाज का सपना देखा गया है जहाँ पे इनइक्वालिटी ना हो, जहाँ असमानता ना हो, जहाँ स्वाधीनता के साथ साथ बराबरी हो। तो यही वो वैल्यूज़ हैं, यही वो मूल्य हैं जिन्होंने हमारे पूरे
स्वतंत्रता का जो इतिहास है उसको गाइड किया है, हमारे पूरे फ्रीडम स्ट्रगल को इन्होंने कंट्रोल किया है, और इन्हीं आदर्शों के लिए लोगों ने जो है अपनी कुर्बानियाँ दी, अपने सारे आराम और जीवन सब कुछ कुर्बान कर दिया। और ये वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे भारतीय संविधान के प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना में भी साफ साफ दी गई हैं। जैसे कि देखिए, बुक में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना दी हुई है, इसे जब आप पढ़ें, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप देखते हैं कि स्टार्टिंग का वर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग क्या करना चाहते हैं, अपने देश को क्या बनाना चाहते हैं, एक एक चीज़, एक एक बात इस प्रस्तावना में साफ साफ लिखी हुई है। कुछ शब्द जो हैं वो बोर्ड किए हुए हैं अलग से, बाकी शब्दों से अलग दिए हुए हैं। ये कुछ टर्म्स हैं जो बड़े इम्पॉर्टेंट है, यही उन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आप प्रियम्बल को देखेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉमली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरीन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हर शब्द का अपना एक अर्थ है और एक वजन है उसका, एक मूल्य है उसका। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, हम भारत के लोगों को क्या देना चाहते हैं? जस्टिस। जस्टिस किस तरीके की? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी देना चाहते हैं, कैसी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की। इक्वलिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की। और प्रमोट करना चाहते हैं फ्रेटर्निटी, भाईचारा। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, जिससे कि सारे लोगों को उनका सम्मान मिले और देश अखंड रहे। और इस पर्पस से इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, और इस पर्पस से हम आज संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को हेयर बाय एडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हम भारत के लोगों द्वारा तैयार किया गया एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, और हमने इन चीज़ों को, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसे बनाया है। अब एक एक शब्द का, हमने कहा कि कुछ शब्द हैं जिनकी अपनी मीनिंग है, जैसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो इलेक्टेड बॉडी थी, वो किसी ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों ने कुछ लोगों को चुन के हमारे ऊपर बिठा दिया कि चलिए आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, या फिर किसी राजा ने बनाया हो, या फिर अंग्रेज़ हमारे लिए बना गए हों। नहीं, वो खुद भारत के लोगों ने बनाया है, हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने बनाया है। और इसीलिए ये वर्ड्स जो हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। सॉवरीन का क्या अर्थ है? कि जो देश है उसको अपने डिसीजंस लेने का खुद अधिकार है। इंटरनल, एक्सटर्नल, किसी भी मामले में जो लोग हैं, जो जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमें पूरा अधिकार है कि हम अपने देश से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं वो लें। कोई भी बाहरी पावर, कोई राजा, कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट, कोई हमारे लिए डिसीजन नहीं लेना है, उन्होंने नहीं लेना है, और ना उन्होंने हमें बताना है कि क्या डिसीजन आपको लें, आप लोग लें। तो हम अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। फिर हम क्या हैं? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का अर्थ है कि जो धन है, जो संपत्ति है, जो पूंजी है, उसको इक्वली पूरी जो सोसाइटी है उसको अवेलेबल करवाया जाए। लैंड की ओनरशिप, इंडस्ट्री, और इन सब चीज़ों को इस तरीके से यूज़ किया जाए कि सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ कम हो, जो समाज में गरीब अमीर के बीच का जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है, वो कम हो और लोग बराबर बने, समान बने। सेक्युलर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट वैल्यू है हमारे संविधान की, कि किसी भी रिलीजन को उसके साथ भेदभाव ना किया जाए। जो हमारा राष्ट्र है, देश है, उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, सारे रिलीजन, सारे धर्मों को बराबर ट्रीट किया जाएगा, और सारे जो नागरिक हैं उन्हें ये अधिकार होगा कि वो अपने धर्म को पालन करें, उन पर कोई ज़बरदस्ती या कोई ये सब चीज़ें नहीं होंगी। उसी तरीके से डेमोक्रेटिक, एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे कि लोगों को बराबर राइट्स हों, जहाँ पे जो रूलर्स हैं वो इलेक्टेड हों और वो लोगों के लिए आंसरेबल हों, और कुछ बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चले। रिपब्लिक, जहाँ पे देश का जो
प्रथम नागरिक है, जो हेड है, वो इलेक्टेड हो और कोई हेरिडिटरी बेसिस पे वहाँ पे ना आए। मतलब ये नहीं कि कोई राजा है तो राजा का बेटा जो है वो राजकुमार बाद में राजा बन जाए, नहीं। जो लोग हैं वो चुनेंगे कि सरकार का, हमारे देश का हेड कौन है। तो जैसे कि हमारी जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट इंडिया में जो होता है वो हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति महोदय। तो वो एक चुने हुए व्यक्ति होते हैं जिन्हें कि एक प्रोसीजर के थ्रू, एक तरीके से चुन के वहाँ पे वो पहुँचते हैं। तो कोई आनुवंशिक आधार पे, कोई किसी राजा का बेटा होने के आधार पे इस पद पे नहीं पहुँच जाता। उसी तरीके से जस्टिस इंश्योर करना कि कोई भेदभाव ना हो, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, किसी भी बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सोशल इनइक्वालिटीज़ कम की जाएं, और गवर्नमेंट इस तरीके से काम करे कि जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, जो पिछड़े हुए समूह हैं, उनको फ़ायदा मिले, स्पेशली वो कम से कम वो आगे बढ़ पाएँ। लिबर्टी, लोगों पे जो अननेसेसरी या जो इलॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ना रहें, और उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार हो, वो अपने को एक्सप्रेस कर पाएँ। तो एक आज़ादी इस चीज़ के लिए, लिबर्टी, इक्वलिटी, समानता, कानून के सामने किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए और सभी लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटी और बराबर सम्मान दिया जाए, इक्वलिटी। फ्रेटर्निटी, कि भारत के रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो जितने भी एक दूसरे से अलग हों, कितने भी विविधता लिए हुए हों, लेकिन फिर भी वो सब एक फैमिली की तरह हैं, और हर व्यक्ति, हर नागरिक दूसरे नागरिक को अपने से छोटा या बड़ा ना समझे, इन्फीरियर ना समझे, बल्कि उसे अपने समान समझे, बराबर समझे, जिसे कहते हैं भाईचारा। तो फ्रेटर्निटी, ये सारी वैल्यूज़ हमारे संविधान के प्रस्तावना में, हमारी प्रियम्बल में दिए हुए हैं, और यही हमारी बेसिक वैल्यूज़ हैं। अब संविधान का जो अर्थ है वो केवल एक थ्योरेटिकल बेस तक नहीं रहता। अब यहाँ तक जितनी बातें हम कह चुके हैं, हमने कुछ वर्ड्स को देखा कि इनका क्या अर्थ है, लेकिन संविधान केवल इतने तक सीमित नहीं है। इट इज़ नॉट मेयरली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ एंड फिलॉसफी। केवल इन मूल्यों और इस फ़लसफ़े तक सीमित नहीं है। संविधान इन मूल्यों को एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में चेंज करता है। एक तरीके से इनका प्रैक्टिकल यूज़ करना भी उसका पार्ट है। तो ये जो प्रैक्टिकल यूज़ कैसे किया जाए, यही इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में आता है। कुछ ऐसे पद बनाए जाते हैं, ऐसी संस्थाएं बनाई जाती हैं जो इन सब वैल्यूज़ को अचीव करने में मददगार हों। कॉन्स्टिट्यूशन को कोई एक ऐसा पवित्र या अनअल्टरेबल लॉ नहीं माना गया है। जैसे धार्मिक पुस्तकें होती हैं तो उसमें वो जैसी हैं वैसे ही रखी जाएं, उसमें कोई चेंज ना किया जाए, ये एक प्रैक्टिस होती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा कोई सेक्रेड डॉक्यूमेंट नहीं माना गया है। इसमें चेंज किए जाते हैं। देयर आर प्रोविजंस टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो टाइम टू टाइम इसमें चेंज किए जाते हैं, और ये जो चेंजेस हैं इन्हीं को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। संविधान में कई सारी ऐसी चीज़ें जो कि जिनमें बदलाव करने की आवश्यकता है, जिनको समय के साथ चेंज किया जाता है, इन्हीं को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। और अमेंडमेंट्स के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने पूरा इसमें प्रोविज़न्स किए हुए हैं कि किस तरीके से ये बदलाव लाए जाएं। ऐसा नहीं है कि कोई अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसा चाहे वैसे बदलाव कॉन्स्टिट्यूशन में कर दे। इसके लिए भी एक पूरा एक प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो किया जाता है। भारतीय संविधान ये भी डिसाइड करता है, ये भी अपने में इस प्रोविज़न को भी रखता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट बनेगी, कौन देश में किस पद पे रहेगा और कैसे देश को चलाया जाएगा या प्रदेश को चलाया जाएगा, और किस गवर्नमेंट में किस पद के पास कितनी पावर्स होंगी, कितने
शक्तियाँ उसकी होंगी, कहाँ पर उसकी शक्तियों में कंट्रोल होगा, और कौन व्यक्ति या कौन सी संस्था किस डिसीज़न को ले पाएगी। तो ये सारी चीज़ें, शक्तियाँ कहाँ तक हैं, कितनी हैं और कहाँ पर उनका अंत है, ये सारे जो प्रोविज़न्स हैं ये सब इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में रहता है। इसके अलावा जो संविधान है ये गवर्नमेंट पे भी एक लिमिट रखता है, एक कंट्रोल रखता है, और जो नागरिक हैं उनको अधिकारों, जो उनके बेसिक राइट्स हैं, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको उनकी सिक्योरिटी देता है। तो संविधान केवल वैल्यूज़ तक ही सीमित नहीं है, केवल मूल्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो उसका एप्लीकेशन भी है, उसका एक प्रैक्टिकल पार्ट भी है। तो इस तरीके के इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स जो इन सारी वैल्यूज़ को अचीव करने में हेल्प करें, और जो हमारे सिटीजन्स के जो राइट्स हैं जो कि उन्हें गवर्नमेंट से प्रोटेक्ट करें या दूसरे सिटीजन से प्रोटेक्ट करें, तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट हैं, ये सब उसका एक अभिन्न अंग है। तो ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में आती हैं। ये भारतीय संविधान के बारे में एक पूरा परिचय है। तो आपका धन्यवाद, और आप इसको और डिटेल में इसको स्टडी करें। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्योंकि वर्ड बाय वर्ड नहीं उसे पढ़ा जा सकता, तो ये आप जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको इसमें और डिटेल में चीज़ें क्लियर होंगी। ये हमारे चैप्टर का एक पूरा सारांश है।